बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा का प्रोग्राम शाहीन सरगोदा और मैं हूं आपका मेज़बान सिफ्तान बलोच। मेरे साथ स्टूडियो इंजीनियर वकार हैदर, जबकि इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद जमशेद कादरी और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास आवान। आप लोग हमारे प्रोग्राम के हवाले से बखूबी तौर पर जानते हैं कि हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं कि जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं, जितनी भी इंतज़ामी शख्सियात होती हैं और जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, उन शख्सियात को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं। दावत देने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि पब्लिक और इदारों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करता है रेडियो पाकिस्तान सरगोदा। अब वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है और सिर्फ सरगोदा और उसके मदाफ़ात में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जाती है। अगर आप सुनना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम को तो बहुत ही आसान सा तरीका है, किसी भी सर्चिंग इंजन पर जाएं, वहाँ पर टाइप कीजिए www.radio.gov/live streaming। उसको क्लिक करेंगे FM 101 सरगोदा तो ये आवाज़ आपको सुनने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जनाब रेडियो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे रेडियो पाकिस्तान के जितने भी स्टेशन होते हैं उनकी आप आवाज़ सुन सकते हैं और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान FM 101 सरगोदा की आवाज़ वहाँ पे भी सुन सकते हैं। मैंने जिद्दत की बात की है और इस वक्त भी हम बराह रास्त हैं सोशल मीडिया से। रेडियो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया पेज है वहाँ से भी हम बराह रास्त हैं और आज मैं अकेला नहीं हूँ जनाब। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करने से कबल आपको आज की तारीख बता दूँ कि सितंबर की 13 तारीख 2023, जबकि इस्लामी महीने की 27 सफ़र है 1445 हिजरी और दिन है बुध का। और लाइव कॉल के लिए नंबर है 0483721102। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं जैसे कि कहता हूँ हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात होती हैं और एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे शहर का ख़ासा हैं, पहचान हैं। और मैं समझता हूँ कि जितनी खदमात दे चुके हैं, कितने बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए अब बहुत बड़े मसीहा हैं मेरी निगाह में। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सरवर चौधरी हमारे शहर सरगोदा का फ़ख्र हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। मेहरबानी जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर जो बच्चों में मुख्तलिफ़ बीमारियां, इश्यूज़ आ जाते हैं और पेशेंट बड़े ही कॉन्शियस होते हैं। अगर सबसे पहले सर उनकी बर्थ के बाद फौरी तौर पर जो उन्हें बीमारियां लाहक हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं? जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरगोदा में बच्चों का खिदमतगार हूँ। सरगोदा ही नहीं बल्कि पंजाब का कहना चाहिए जी, क्योंकि काफ़ी दूर से भी मैं बच्चों को केटर करता हूँ, उनकी खिदमत करता हूँ। तो सरगोदा के लोग आमतौर पर कहते हैं जी आपके बच्चों के खिदमतगार हैं, असल में मैं हूँ। आपके बच्चों कोई शक नहीं, सरगोदा के बच्चों का खिदमतगार असल में मैं हूँ। तो बर्थ पे 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो मसला होता है कि बच्चे की सांस में कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे की उसके जो हार्ट है उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ें हो सकती हैं वो आम तौर पे सांस का बर वक्त ना चलना है। ठीक। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कोई अगर डिलीवरी हो भी, अगर घर में भी हो या किसी ऐसी जगह पे भी हो तो किसी ऐसी हॉस्पिटल के करीब हो जहाँ पे ऑक्सीजन फैसिलिटी ज़रूर मौजूद हो। ये मैं इंसिस्ट नहीं करता कि हर डिलीवरी ही हॉस्पिटल में हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो यही होता है जी। लेकिन कम से कम वो फिर बड़ा करीब अगर कोई फैसिलिटी ऐसी हो जहाँ पे बच्चे को ऑक्सीजन दी जा सके, क्योंकि पहले जो चंद मिनट होते हैं उसी में ही बच्चे के अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो उसके दिमाग पे असर हो सकता है। ठीक। उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने ये वाली चीज़ें ज़हन में गौर में रखनी है। बाकी ज़ाहिर है दादियाँ नानियाँ मेरे पास आती हैं, डॉक्टर साहब पुराने ज़माने में कौन से डॉक्टर होते थे, कौन सा कुछ होता था। तो लेकिन वो उस ज़माने में ये भी मसला था ना कि जो नॉर्मल होता था वो बच जाता था, जो ज़रा भी कमज़ोर होता था या उसकी सांस की नहीं चलता था बर वक्त तो वो उसका ख़त्म हो जाता था। उस ज़माने में तो सिर्फ ये कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होता था। तो इस ज़माने में जब पे फैसिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं
तो इस वक्त हम सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी उसकी सांस बहाल हो जाए, उसको ऑक्सीजन दी जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको वेंटिलेटर पे भी डाला जा सके। ठीक। तो बाकी आजकल की जो बीमारी है, मौसम चेंज हो रहा है। पहले जो मौसम गुजरा है इसमें पेट की बीमारियां बड़ी ज़्यादा थी, डायरिया, उल्टियाँ, इसहाल, और अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है अब नज़ला ज़ुकाम आना शुरू हो गया और आइंदा ये बढ़ता जाएगा और फिर ऐसा मौसम भी आएगा जिसमें ज़रा नमोनिया थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो आप अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। बाज़ार की चीज़ें जो हैं वो इस तरह से ना दें, अगर फल लें तो धो के दें। सबसे बड़ी एक मसला बच्चों में ये होता है कि जी बच्चा फल खा रहा है, लेट सपोज अंगूर खा रहा है, तो वो गिरा है नीचे, वो उठा के मुंह में डाल लिया तो उसे इसहाल का ख़तरा बढ़ जाता है। या कोई चीज़ भी ऐसी जो नीचे गिर जाए और बच्चा उठा के मुंह में डाल ले। दूसरी चीज़ ये कि बच्चा जब हल्का चलना शुरू होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक पीरियड होता है। बच्चा गिरता है, दोनों हाथों के बल गिरता है, तो फिर वो बच्चा वही हाथ मुंह में डाल लेता है। तो इसलिए इर्द गिर्द जो माहौल है, फ़र्श है, उसको अगर सफाई अच्छी तरह से कर ली जाए ताकि बच्चा गिरे और उसके हाथ पे जरासीम ज़्यादा ना लगे। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। कपड़े जो है ना वो ज़्यादातर सूती ही होने चाहिए बच्चों के। उसमें सर्दी गर्मी का भी एहसास ज़रा ज़्यादा होता है और स्किन एलर्जीज़ भी बड़ी कम हो जाती हैं। अगर कॉटन के कपड़े पहनाए जाएं उनको जो है, लेकिन कई दफ़ा फैशन की वजह से, मैंने कई दफ़ा बच्चों माँ आती है तो मैं कहते हैं ये आपने इसको प्लास्टिक क्यों, डॉक्टर साहब ये आपके लिए लेके आई थी, ज़रा इसके कपड़े बदल के। तो मैंने कहा तुमने मुझे परेशान करना था, सूती कपड़े ही पहना के ना मेरे पास भी लाया करें और घर में भी यही सूती कपड़े, मतलब बहुत महंगे ना हों। ठीक। तो आजकल वैसे भी मसाइल ज़्यादा हैं। ठीक। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया पहले तो पहली स्टेज से हम निकले, बिल्कुल ऑक्सीजन और ये चीज़ें बड़ी फैसिलिटीज़ इनकी ज़रूरत है, और पहले जो पेट का मसाइल रहे, पेट ख़राब होने के, फिर अब नज़ला ज़ुकाम के ये सीज़न आने वाला है। और बड़ी खूब आपने बात की कि जो नीचे चीज़ें गिर जाती हैं, कोई भी चीज़, कोई भी फल उठा के बच्चे ना खाएं, और ख़ास तौर पर जब क्रॉलिंग कर रहा होता है, जिसे में कच्चा बच्चा चलना सीख रहा होता है, तो एहतियात करें। सर ये तो बिल्कुल ठीक बात आ गई। अब नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए ठंडे मशरूबात से आज से तर्क कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स बाहर के जो हैं उनसे छुटकारा हासिल करें, क्या करें सर उसके? जी हाँ, ज़्यादातर मेरे से सवाल किया जाता है डॉक्टर साहब जूस पी सकता है? ज़रा जूस जो है ना ये डब्बे में ही बंद होता है। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि वो बच्चा फ्रूट खाए। ठीक। उसको मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। छोटा बच्चा है तो केला जो है उसको नरम करके मैश करके थोड़ी सी आप मलाई डाल दें या दही डाल दें, थोड़ा सा मैश करके तो वो खिला दें। जूसेस जो है ना इसमें आप देखें, जब हम तो एरिया हमारा सारा ज़मींदारा वाला है, जो अच्छा किनू होता है वो एक्सपोर्ट होता है या फिर कराची लाहौर चला जाता है। तो जो आखिरी 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 नीचे फल गिरा होता है ना, तो उसको कहते हैं कारगिल। इसका मतलब यह है कि वो जो नीचे गिरा होता है फल, उसने कारगिल में जाके जूस बनना है। तो आप अगर फ्रूट दें तो ज़्यादा बेहतर है और कम से कम खर्च भी है। तो जो आप जूसेस देते हैं उसमें ज़्यादातर ये होता है कि उसमें तो चीनी डाली होती है, कोई सिट्रिक एसिड डाला होता है, कुछ सिट्रिक एसिड डाला हुआ है, उसमें फल का कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए आप जूस देने की बजाय अगर फ्रूट दें, जैसे आजकल आम है, आम भी बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, केला है, सेब है, हर चीज़ है और मुनासिब भी हैं, जो और मुनासिब उसी जूस की रेंज में मिल सकते हैं। सही। अच्छा सर, अब आगे बढ़ते हैं। जो एज, ग्रोइंग एज है, जैसे कि बच्चा ग्रो कर रहा है, उसमें मुख्तलिफ बीमारियां भी आती हैं। एक एज आती है जो कह लें कि दांत निकलने वाली, चिड़चिड़ाहट वाली एज बच्चे की शुरू हो जाती है कि अब वो पहले वाले दांत उसके गिरने लगे हैं और दूसरे दांत आने लगे हैं। तो इसमें एक तो पहली एज थी ना जब पहला दांत निकल रहा था, उसमें वो भी माएँ दे देती हैं, वो भी आप बता दीजिए कि देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, चूसनी वगैरह मुंह में दे देती हैं, कि ये ठीक है? और दूसरी जो दांत निकल रही होती हैं उसमें बच्चे की डाइट पे फोकस रखना चाहिए, या दांत अगर वो नहीं निकल रहा तो गिरवा के उसको सही करना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा है कि जब शुरू की स्टेज, जब दांत निकलने होते हैं ना जी, उस स्टेज पे आमतौर पे बुज़ुर्ग ख़वातीन समझती हैं कि जी जब दांत निकलते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है। उसमें तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इस वजह से कि बच्चे को असल में इरिटेशन या मुंह में या सूढ़ों पे रड़क होती है। बच्चा बार बार हाथ मुंह में डालता है
अगर वो साफ़ ना हो तो डेफिनेट जो अक्सर नहीं होता, तो जब वो साफ़ ना हो तो बच्चे का पेट ख़राब होता है। ज़ाहिर है अगर हाथ साफ़ ना हो तो जरासीम बच्चे के पेट में जाएंगे। एक्चुअली वो इस तरह से नहीं होता कि बच्चा दांत निकल रहे हैं तो उसका पेट ख़राब ज़रूर होना है। एक्चुअल चीज़ ये होती है कि बच्चा बार बार हाथ मुंह में डालता है, जरासीम लगते तो किसी वक्त जब बच्चे के हाथ साफ़ ना हो तो बच्चे का पेट ख़राब होता है। दूसरी बात यह है कि जब बच्चा दांत निकाल रहा हो तो डेफिनेटली उसमें को विटामिन डी, ज़्यादा बेहतर ये है, ज़्यादा बेहतर तो ये है कि उसको थोड़ी बहुत धूप लगवाई जाए, सुबह और शाम के वक्त धूप लगवाएं। जिन घरों में धूप नहीं आती वहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को सुबह सूरज निकलने के बाद अगर सैर पे ले जाएं, साथ शाम को इवनिंग में बड़े कम कपड़े पहना के उनको फुटबॉल ग्राउंड में जाएं, खेलें कूदें सारा कुछ, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बड़ी कम हो जाती है। आजकल जिस तरह से एक कमरे का मकान होता है उसमें छाँव होती है, तो सारी मेरे दोस्तों अजीज़ों को, बहनों भाइयों बुज़ुर्गों को, बच्चों को मेरी ये तलकीन है कि बच्चों को धूप से दूर ना करें। कई दफ़ा ये कंसेप्ट भी है कि जी धूप में अगर हुआ दिया तो बच्चा जो काला रंग का हो जाता है। आप सेहत का ख्याल रखें, बच्चे के काले होने गोरे होने के बाद भी चलता रहेगा, तो बच्चे को धूप ज़रूर लगवाएं ताकि विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो। अगर आपके घर में छाँव नहीं आती तो छत पे ले जाएं बच्चे को, ख़ुद भी छत पे बैठें, धूप थोड़ी बहुत जो सुबह के वक्त, आजकल धूप वैसे तो दोपहर के वक्त तो सनसेट रोक का भी ख़तरा हो सकता है जी। सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, शाम जब सूरज गरूब हो रहा होता है, तो उस वक्त छत पे ले जाएं, जैसे ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे वहाँ पे खेलें कूदें सारा कुछ करें। तो ये मेरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि छाँव से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है या किसी एज में भी बड़ों बूढ़ों को भी इस चीज़ की तो ज़रूरत है, विटामिन डी की तो सबके लिए ज़रूरी है? सबके लिए ज़रूरी है, न्यूबॉर्न से लेके मेरी उम्र तक, बुज़ुर्गों बूढ़ों तक। ये आपने सुना होगा कि जी बाथरूम में गए हैं बाबा जी और वो फिसल के गिर पड़े। असल में फिसलता नहीं है, वो हड्डी जो है ना फीमर, क्या जो नेक का फीमर है, वो पहले टूटती है और उसमें आमतौर पर कई दफ़ा दर्द भी नहीं होती। तो ख्याल ये आता है कि जी बच्चे अपना बाबा जी जो है ना वो फिसल के गिरे हैं। तो आप सब लोगों को मेरा मैसेज है कि बुज़ुर्गों को अगर वो छाँव में हैं तो आप एडिशनल विटामिन डी ज़रूर दिया करें। हर महीने अगर एक विटामिन डी का टीका पी लें, अब कैप्सूल भी आ गए हैं, टैबलेट्स भी आ गई हैं, तो बुज़ुर्गों को ज़रूर पिलाएं। हर महीने में एक जो इंजेक्शन है वो तोड़ के पिला दें, कैप्सूल भी आ गए। ये सारे लोग ख्याल रखें। तो आप देखें ना, जब एक बंदा की 80 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, 70 साल उम्र है जी, उसकी अगर नेक का फीमर फ्रैक्चर हो जाए और चलना फिरना माजूर हो जाए, फिर उसके बाद बड़ी सारी और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। ये कभी मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि जी पाँव स्लिप हुआ है, पाँव स्लिप नहीं होता। हड्डी पहले टूटती है तो पाँव फिर नीचे से निकल जाता है। उसका कहते हैं जी वो स्लिप करके बाबा जी डिग पे ने तो उदी वजह ना हड्डी जी चूकले वाली हड्डी टूट गई है। एक्चुअली विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से नेक का फीमर जो टांग की ऊपर वाली हड्डी का हिस्सा है वो पहले टूटता है, गिरता बाबा जी या अम्मा जी बाद में। ठीक, हाँ जी। तो अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आजकल जैसे एक कमरा हो गया, दूसरा एसी का इस्तेमाल बेदर हो गया है, जिस आगे इतना नहीं था। आगे नेचुरल ताज़ी हवा में ताज़ी ग़िज़ा, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की कि डब्बे का बच्चों को छोड़कर और फ्रेश फ्रूट दे करते हैं, ये तो इसके नुकसानात भी हैं। और विटामिन डी लाइव जो कुदरत ने दिया है हमें तोहफा, उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं एक बड़े मशहूर डॉक्टर को मिलने गया तो उन्होंने कहा जी लॉन में बैठे। मैं जब वहाँ मिलने गया उनको जी, तो वो शर्ट और बुनियान उतार के पैंट पहन के सिर्फ लॉन में बैठे थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब विटामिन डी बना रहे हो? कहना जी एक आपने सही पहचाना है, बाकी लोग तो मुझे हमें थोड़ा बहुत मजाक ही करते हैं अगर गांव से आ जाएं तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आपने जैसे खुद कहा कि मारूफ डॉक्टर, आप भी हमारे लिए तो मारूफ हैं, जो यकीनन पंजाब के बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ी खूब बात है और ये हमें इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। जब तक हम अमल नहीं करेंगे, और जो माएँ आती हैं जो अपना दूध नहीं पिलाती, कहती हैं नहीं जी मैं बीमारियाँ भी उसमें लाक हो रही हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे डॉक्टर साहब? जी पहली बात तो ये कि सिब्तान मेरा छोटा भाई है, ये जो बेजा मेरी तारीफ़ कर रहे हैं इस पर बिल्कुल भी नहीं, ये आपकी मोहब्बत है सर। तो दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली ये जो ताज़ा फल हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं जूसेस से। ताज़ा खाना ये बेहतर है उससे।
और दूसरा मदर जो फीड एसी का इस्तेमाल है वो बहुत कम कर दें बहुत कम कर दें। अगर छत पे सो सकते हैं, बाहर सो सकते हैं, तो मच्छरदानी लगा के मच्छरों से बचने के लिए ठीक। या तो वो एक जलेबी लगा लें और एसी का इस्तेमाल कम से कम ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप एक दिन कभी तजर्बा करके देखें, एसी में आप 8 घंटे सोएं, सुबह उठ के ना तो ऐसी होगी जैसे बिल्कुल यार सुस्ती सी छाई होती है, सारा कुछ ऐसे होता है। आप बाहर बरामदे में सोएं मच्छरदानी लगा के या मच्छर का कोई और बंदोबस्त करके, आप देखेंगे कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं और इतने फ्रेश उठते हैं। आप कभी तजर्बा करके देख सर लें। नमाज के टाइम ही बल्कि जाग हो जाती है 4:25 पे तकरीबन जो सूरज जी जब मैं निकलने माजरत लगता है, चाहता हूँ। तो उसमें भी हो जाती है। तो सही। उसमें ऐसा ब्रेन फ्रेश निकलता है उठ के, आप खुद फील करेंगे कि आपको ना आप आज ज़्यादा फ्रेश हैं। जो 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 पंजाबी में कहते हैं कि जब एसी में आप सोए हुए हैं तो सुबह उठ के जो नहुसत होती है वो फ्रेश एयर में वो नहुसत जो है ना वो नहीं होगी। तो दूसरा आजकल बिजली का डेफिनेटली मसला है। ये बड़ा मैं उससे भी बच जाएंगे और तो कुदरत की चीज़ों के करीब भी हो जो जाएंगे। लोगों को एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगा कि आप दाएं बाएं ख्याल रखें। सही है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी पार्शल, लेट्स सपोज अगर उसका 15,000 बिल बन गया तो उससे पूछें भाई कितना बिल है तुम्हारा, तो उसमें 5,000 6,000 7,000 उसमें ऐड कर दें। ये जब तक हम हेल्प नहीं करेंगे, दाएं बाएं नहीं देखेंगे, तो मसला हल नहीं होगा। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं आजकल, सारा कुछ मसला ही है। डॉक्टर साहब, और ये मदर हमने फीड ही के हवाले से आंखें भी खोली आपसे हैं। मैसेज लेना है। जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, क्या नुकसानात हैं उनके लिए भी और बच्चे की सेहत पर भी? उसमें तो मैं एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूँ जी। सीधी सी बात बताता हूँ कि ये बच्चा इंसान है, इसको इंसान का दूध पिलाएं ताकि ये इंसान बने। अब मुझे फिर देहाती औरत आती है, मैं उसको कहता हूँ कि कौन सा दूध पिला रही हैं जी? जी गाय का पिला रही हूँ। मैंने कहा जी बीबी, अगर कट्टा गाय की तरफ जाए तो दूध देती है, बच्चा अगर भैंस की तरफ जाए तो वो दूध देती है। भैंस उसको कहती है बेटा मेरा दूध तुम्हारे लिए नहीं बना। हालांकि चारों इसमें इंडिविजुअल जो मैंने जिक्र किया चारों ही जानवर हैं, लेकिन वो कोई भी मैंने कहा फिर इंसान के बच्चे के लिए कैसे नॉर्मल हो गया? सही। तो इसलिए माँ का दूध पिलाएं, इंसान का दूध पिलाएं ताकि कल कोई इंसान न बने। क्योंकि मैं बाज़ारों में कई दफ़ा देखता हूँ तो कई दफ़ा उनके लिए भी मेरी एक एडवाइस है। यानी कि ये वहीं से हो रही होती है वन विलिंग जो कर रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि मैं जो हरकतें देख रहा होता हूँ तो कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि गाय मच गया, लगता है कि खोती का दूध भी है। मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रा जज्बाती आदमी हूँ, ज़रा खुल के बताने वाली बात जो होती है वो इस तरह से लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाते हैं। इंसान है, बच्चे आपका बच्चा है, उसको इंसान का दूध पिलाएं ताकि इंसान बने। राइट। मैं बड़ा मशहूर हूँ, मुझे लगता है कि जी वक्त हमारा बिल्कुल महदूद है, हमारे पास अभी 5 मिनट हैं। तो क्वेश्चन अगर किसी आपके जी बिल्कुल, एक तो हमने ये मदर फीड के हवाले से बड़ा ज़रूरी था और ख़वातीन के लिए भी डॉक्टर साहब उतना ही ज़रूरी है, उनके मसाइल जो बाद में कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला ख़वातीन हो रही हैं। बड़ा बहुत अच्छा पॉइंट मेरे जहन में आ गया है। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिए जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, ये होता ये है कि जब बालों की सफाई होती है ना तो बड़ी सारी ख़वातीन वहाँ पे स्प्रे करती हैं। उस वक्त जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम, डिओड्रेंट वो एब्जॉर्ब करती है। और ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है और बढ़ रही है वो यही है। जब आप बाल की सफाई करें तो वहाँ पे कोई ऑयल, ऑलिव ऑयल सबसे बेहतर है, वो ना मिले तो सरसों का ऑयल के आधा चम्मच वो आप हाथों में लगा के ना तो जिस जगह पे बालों की सफाई हुई है वहाँ पे लगा दें प्लीज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खुद ही ना अमल करें, बाकी दोस्तों अजीज़ों को भी बताएं कि डिओड्रेंट नहीं लगाना चाहिए। जब बाल की सफाई की होती है तो जल्द बिल्कुल कच्ची सी होती है, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन बड़ी ज़्यादा होती है केमिकल की। तो अगर परफ्यूम लगाएं वहाँ पे, डिओड्रेंट लगाएं, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर ना तो ब्रेस्ट कैंसर की बाइस बन रही है। ये ज़रा ख्याल रखिए, ख़ुद भी ख्याल रखें और दोस्तों अजीज़ों को बताएं भी। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और सेहतमंद रखे। डॉक्टर साहब अभी तकरीबन हमारे पास 3-4 मिनट बाकी और हम चाह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हम गुफ्तगू कर सकें, लोगों का भला कर सकें। सोशल मीडिया से भी बराह रास्त हैं, FM 101 से भी हम बराह रास्त हैं। और जो बच्चों को मुश्किलात आती है पेरेंट्स को, आपने जिक्र किया था हाथ धोने का, इसकी अफादियत तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम सोशल मीडिया से भी और मैंने जैसे कि कहा नेटवर्क के थ्रू पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जाती है, बहुत से ऐसे इलाकों में जाती है जहाँ पे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वॉशरूम से होते हैं हाथ नहीं धोते, समझते हैं हमने हाथ से कलमा पढ़ लिया तो काफ़ी हो गया। साबुन से हाथ धोना, इसकी कितनी अफादियत है सर?
नहीं, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और बड़ी इफादियत है इसकी। ये जब कोविड आया था ना, फुल ब्लूम पे आया था, तो एक आई थी बात कि जी 20 सेकंड हाथ धोएं। जी। मुझे उस वक्त याद आया कि मेरी अम्मा मरूमा कहती होती कि 3 कलमे पढ़ा करो, 3 कलमे पढ़ा करो। सप्तान साहब जी। आप हैरान हो गए कि जब मैंने 3 कलमे पढ़े वो 20 सेकंड थे। वाह, सुभान अल्लाह। वो 20 सेकंड थे। तो 20 सेकंड के लिए बच्चों को ज़रूर बताएं कि 2 दफ़ा साबुन से हाथ धोएं। एक दफ़ा साबुन लगाएं, धो दें, जब वॉशरूम से हो के आएँ, सफाई करें, उसके बाद 2 दफ़ा साबुन से हाथ धोएं और बेटा 20 सेकंड तक करें। अगर वो 3 कलमे पढ़ लें तो एग्जैक्टली इट इज़ 20 सेकंड्स। ये मेरी अम्मा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे जब उन्होंने बताया और मैंने वहाँ पे किया तो मैंने ये उसमें आके देखा 20 सेकंड था। इसकी अफादियत भी है, हाथ धोने से जरासीम भी खत्म होते हैं, और ये कोई इसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, किसी भी साबुन से धोएं, आम साबुन से धोएं, बस हाथ साबुन से धोएं। जी, आम साबुन से धोएं। बल्कि ज़्यादा जो सख्त साबुन है, मैं उनको सख्त साबुन इसलिए कहता हूँ कि उनमें बड़े सारे केमिकल्स होते हैं खुशबू की सूरत में। तो मैं इसको इश्तिहार ना समझिएगा, ना मैं कोई ऐसी बात करता हूँ कि जो कैपरी है ना साबुन, जिसमें वाइट कैपरी है, इसमें सबसे कम खुशबू होती है, मैं खुद वो ही इस्तेमाल करता हूँ। ये तो आपने ब्रांडिंग कर दी। बहरहाल जिसमें कभी हो, हमें कतन भी मैं कोई इसमें कोई ट्रेड वाली बात नहीं बता रहा, क्योंकि कई दफ़ा डिटोल सोप से माएँ धो रही होती हैं, उनको बच्चे को नहला रही होती हैं। डिटोल सोप बहुत सख्त होता है स्किन के लिए। ठीक, आम साबुन कोई भी लें, उससे हाथ धोएं। डॉक्टर साहब क्या पैगाम देंगे जो दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं इस हवाले से? मैं पैगाम तो यही कि मुल्क के लिए सारे खिदमत करें, दाएं आँखें खुली रखें, आँखें खुली रखें। सप्तान साहब को भी कहता हूँ कि कोई गरीब बच्चा अगर आपके शहर में उसको नुकसान हो गया ना, बच्चा बच्चा होता है, ना अमीर होता है ना गरीब होता है। मैं हाज़िर हूँ खुद भी, और मैंने अपने दोस्तों को भी कहा हुआ है, यार कोई यतीम गरीब आए ना तो उसको बेशक फ्री देख लें, हाफ फीस कर दें, कम कर दें, सैम्पल्स दे दें। किसी एक कोई बच्चा को नुकसान हो गया ना पैसों की वजह से, तो मुझे तो अल्लाह की कसम बहुत डर लगता है कि कहीं अजाब ही नाज़िल ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने रेडियो पाकिस्तान को वक्त दिया सर। मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। मैं सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे दिल की बातें दिल से निकलें और दिल पे बैठें तो मज़ा आता है। इंशाल्लाह फिर भी नशिस्त रहेगी। हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात मौजूद थे। डॉक्टर सरवर चौधरी मारूफ हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट पूरे पंजाब के, मैं इन्हें कहता हूँ। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक था। हमारे साथ स्टूडियो इंजीनियर वकार हैदर, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जमशेद कादरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मलिक गुलाम अब्बास अवान, और अपने मेज़बान सिप्ताम बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बाँटते रहिए, अपना और अपने की दुआ का खास ख्याल रखिएगा, और प्यारे पाकिस्तान से प्यार रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।